स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की तैयारी चल रही है और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, उसके एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन कहता है प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य है। तो पहला क्वेश्चन कहता है मैनेजमेंट ऑडिट मीन्स प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण, प्रबंधकीय नीतियों और निष्पादन का अंकेक्षण, प्रबंध लेखांकन का अंकेक्षण या प्रबंधकों का अंकेक्षण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया है इसलिए नहीं, क्वेश्चन अच्छा है कि ये मैनेजर्स का ऑडिट है? तो नहीं, ये मैनेजमेंट की तरफ से कराया जाता है। ये तो वैसे पार्शियल ट्रू है कि हाँ करवाएंगे तो मैनेजमेंट, पर हमें जो जानना है वो ये है कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है। बेसिकली मैनेजमेंट ऑडिट में देखा जाता है कि संस्था अपने उद्देश्यों को तक पहुंच पाई या नहीं, संस्था ने क्या उद्देश्य रखे थे, क्या उनका आउटकम या क्या उनका परफॉर्मेंस रहा, क्या उनकी नीतियां रही, क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहा, उनकी वेज पॉलिसी क्या रही, सेल पॉलिसी क्या रही, ऑपरेशंस पॉलिसीज क्या रही, फाइनेंस पॉलिसी क्या रही। इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल एक तरह का मैनेजमेंट ऑडिट एक तरह से ओवरऑल ऑडिट होता है। इसका एक आंसर ये भी हो सकता था, मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट नोन एज मैनेजमेंट ऑडिट, ये हो सकता था। लेकिन मैनेजर्स का ऑडिट नहीं है, ये मैनेजर्स का ऑडिट नहीं है। संस्था एज अ संस्था आप परफॉर्म कर पाए या नहीं, कहाँ कमियां रही वगैरह वगैरह। तो ये है, मैं होप आपको समझा पाया। और ऑप्शन अब आप सोचिए, मैंने इतनी कहानी बताई। एक और बात इस बीच में बोलूँ, अकाउंटिंग बहुत तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी चलने लग गई है। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑडिट भी नहीं कर रहे। मैं कहीं आप भी सोच रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात चल रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक चीज़ होती है, पर उसका ऑडिट करना इट्स नॉट मैनेजमेंट ऑडिट। इतना आप मैनेजमेंट वगैरह कंफ्यूज मत हो जाना। आराम से जो बात बताई शुरू में वही सही थी कि प्रबंध की नीतियाँ क्या थी और उनका निष्पादन क्या था, उनकी पॉलिसी क्या थी, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या थे, उनका परफॉर्मेंस या आउटकम नतीजा क्या रहा, संस्था अपने उद्देश्यों को हासिल कर भी पाई या नहीं, या क्या रीज़न रही। तो वर्तमान को देखा जाता है, भविष्य की तरफ देखने के लिए किया जाता है, वो होता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया, आगे क्वेश्चन छटाछट होंगे। चलिए, क्वेश्चन कहता है व्यापार उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा किए गए अंकेक्षण को कहा जाता है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है कि जहाँ पे ऑडिट जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं वही करें, मतलब बाहर से कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ना आए, बाहर से कोई सीए साहब ना आए, आपके घर में यानी आपकी संस्था में ही जो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है वो सीए हो चाहे ना हो, अगर वो ऑडिट परफॉर्म करे तो उसे क्या कहेंगे? सिंपली उसे कहेंगे इंटरनल ऑडिट। ऑप्शन से फाइनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। पर जहां ऑडिट व्यापार के ही एम्प्लॉयज़ द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट किया जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये होगा कि सीए के आने से पहले ही काफ़ी सारा काम तो पहले ही हो जाएगा, और पहले ही एक तरह से बाहर वाला आके सफाई करे, झाड़ू मारे, उससे पहले आप ही बहुत सारी चीज़ें खुद सही कर दोगे। कई गलतियां, एरर, फ्रॉड आप खुद ही पकड़ लोगे। तो इंटरनल ऑडिट होता है जब व्यापार उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है डैश डैश तरह का अंकेक्षण आमतौर पे दो वार्षिक अंकेक्षण के बीच किया जाता है। तो यूँ समझिए कि एक ऑडिट हमारा हुआ था, मान लेते हैं कहानी है 10 अप्रैल 2022 को, ये हुआ था हमारा 21-22 के लिए ऑडिट। और एक ऑडिट हमारा हुआ मान लीजिए 11 जुलाई 2023 को, और ये ऑडिट हुआ हमारा 22-23 के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही होता है, तो मार्च के बाद ही ऑडिट हो पाता है। तो यूँ समझिए कि एक ऑडिट 21-22 का हुआ, एक ऑडिट 22-23 का हुआ। इसके बीच में अगर कभी ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए अक्टूबर 22 में भी एक बार ऑडिट हुआ था, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इंटरिम ऑडिट, अंतरिम। देखिए तो बहुत अलग है, पर ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अंतिम ऑडिट। अंतिम ऑडिट मतलब काम या कहें फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद होती है, फाइनल ऑडिट बोलते हैं उसको, या कंप्लीट ऑडिट भी बोलते हैं। और दो ऑडिट के बीच में अगर ज़रूरत पड़ गई, जैसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है। डिविडेंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड जो वर्ष समाप्त होने के बाद प्रॉफिट की रियल पोजीशन सामने आने के बाद कंपनी डिक्लेयर करती है, नोन एज फाइनल डिविडेंड। एक कंपनी क्या होता है, 5-6 महीने कंपनी को बहुत अच्छे चले, कंपनी इतनी खुश थी और वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहती थी, तो इंटरिम डिविडेंड देना चाहती थी। उससे पहले उन्होंने सीए को बोला कि आप देखो कि इन 6 महीनों में या इन 7 महीनों में कितना प्रॉफिट हुआ है, आप आके हमारी ऑडिट करो।
तो वो जो ऑडिट होगी वो होगी इंटरिम ऑडिट। तो इसे हम कहेंगे अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑडिट्स या 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट लगती है वो होती है अंतरिम अंकेक्षण। इसका और एक हो सकता है, मान लीजिए कोई फर्म है, वो वर्ष के बीच में अपना पूरा व्यापार या व्यापार का एक हिस्सा बेच रही हो, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, तो आपको बीच में जांच करवाने की ज़रूरत पड़ी, या हो सकता है कि आपको लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना है या किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको बीच में ही ऑडिट करानी पड़ी। जनरली ये ऑडिट इतनी मतलब कहें रिलायबल या विश्वस्त नहीं मानी जाती, बट है तो ऑडिट ही, तो ये इस तरह के ऑडिट को कहेंगे अंतरिम अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकेक्षण जो कानून द्वारा अनिवार्य है उसे कहेंगे सरकारी अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ के गए हैं, तुक्के लगाने लगेंगे, तो आप सोचेंगे सर एक अंकेक्षण कंपलसरी है तो मतलब सरकारी अंकेक्षण होगा। नहीं नहीं नहीं, एक अंकेक्षण जो किसी कानून द्वारा कराई जानी जरूरी है उसे हम कहते हैं वैधानिक अंकेक्षण। इसमें शब्द आता है विधान, आप हिंदी में समझते हैं विधान प्लस इक। तो विधान मतलब होता है कानून, तो जो ऑडिट करानी ही पड़ेगी। जैसे कंपनीज हैं तो कंपनीज को ऑडिट करानी ही करानी है, जो बैंक हैं उनको ऑडिट करानी ही है, इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट खास करके, उनको ऑडिट करानी है। तो दीज आर ऑडिट्स जिसमें कंपलसरी या कहें मैंडेटरी अनिवार्य रूप से अंकेक्षण होता है, इसे कहते हैं वैधानिक अंकेक्षण। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, स्टैट्यूटरी ऑडिट इसका आंसर। इसके बाद है औचित्य अंकेक्षण का आधार है या है। अब देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा औचित्य अंकेक्षण। देखिए औचित्य क्या होता है कि कोई चीज़ होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो चीज़। सपोज करो हमारा कॉलेज है, एक एग्जांपल लेने के लिए बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि वहाँ पे 600 टेबल चेयर्स ऑलरेडी हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, और मान लीजिए कि हमारे सर जो प्रिंसिपल सर हैं, मान लो वो 200 टेबल चेयर ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट तो क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट में ये देखा जाएगा कि 200 टेबल चेयर आ गए, क्या क्या कॉस्ट थी, बिल प्रॉपर हो गया क्या, मान लीजिए 3 टेंडर लेने थे या 3 पार्टी से कोटेशन लेने थे तो वो सब हो गया है क्या। तो जो फाइनेंशियल ऑडिट का तो होता है वो ये देखता है कि हाँ भाई बिल प्रॉपर आ गया, प्रॉपर सेंक्शन थी या नहीं, और विभिन्न पार्टीज से अपने रेट ले लिए थे क्या, वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल ऑडिट। औचित्य अंकेक्षण बेसिकली ये देखा जाता है कि बेसिकली क्या इन 200 टेबल कुर्सियों की ज़रूरत थी, और दूसरी अब उसके बाद अंदर की बातें शुरू होती है कि क्या ये सौदा करते समय बुद्धिमानी का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए केवल एक एग्ज़ाम होना था, पूरे साल मान लीजिए ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल एक एग्ज़ाम होना था इसलिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो आप कहेंगे कि अरे यार फिर एक दिन का तो टेंट वाले से मंगा लेते। तो मतलब मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया है सही किया, मैं तो कहानी बता रहा हूँ कि पहले तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि डिसीजन लेते समय वाइजली बुद्धिमानी से सोचा गया या नहीं। दूसरा निष्ठा में देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने डिसीजन लिया, क्या उसने अपना भाई भतीजावाद करने के लिए तो डिसीजन नहीं लिया, क्या उसने अपने पर्सनल फायदे या अपनों के फायदे के लिए तो नहीं किया, मतलब उसने संस्था का फायदा नहीं देखा, अपना फायदा देखा। जैसे मान लो कि मेरे ऑफिस में किसी को कंप्यूटर पे लगाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, और मैं बोलूँ कि मेरा भतीजा बैठा है उसको लगवा दूँ, मान लो वो कम योग्य है और उसको लगवा दूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निष्ठा के साथ, इंटेग्रिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फेथफुलनेस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मितव्ययता का मतलब होता है कि आदमी क्या मतलब ये काम सस्ते में हो सकता था क्या, मतलब मितव्ययता में हम ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपने सेल प्रमोशन करना चाहती है, विज्ञापन करना चाहती है, और वो एक महंगा तरीका लगाती है, तो ऑडिटर ये देखता है कि इसके हम डिजिटल मार्केटिंग भी तो जा सकते थे, या मार्केटिंग के दूसरे टूल्स पे भी तो जा सकते थे, मतलब हमने इकोनॉमिकली यूज़ किया क्या। अगर 10 रुपये का काम 6 रुपये में हो सकता था तो वो करने की कोशिश की क्या। तो औचित्य अंकेक्षण में यही देखा जाता है, पहला कि जो डिसीजन लिया गया वो उसमें बुद्धिमानी थी या नहीं, डिसीजन के पीछे कहीं भाई भतीजावाद या अपनों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत तो नहीं थी, और क्या डिसीजन लेते समय मितव्ययता यानी पैसे को उतनी ही कंजूसी तो नहीं कहूँगा, उतनी ही सतर्कता से बरता गया है जितना आप पर्सनल पैसे को खर्च करते समय बरतते हो। संस्था के पैसे को खर्च करते समय क्या अपनी ही उतनी ही इकोनॉमी या सारे वित्तीय उपायों के बारे में सोचा कि नहीं सोचा, तो ये ऑडिट होती है। ये सब क्या है, ये सब मिलके जब ये 3 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपराइटरी ऑडिट। आप हर डिसीजन की क्रॉस ऑडिट कर सकते हो। फाइनेंशियल ऑडिट अलग चीज़ होती है, उसमें बिल है तो एक बार के लिए साबित हो जाता है कि सैंक्शन है, बिल है, पेमेंट हुआ है, सब कुछ ओके है। लेकिन कोई चीज़ होनी भी थी या नहीं, आप ये भी तो सोचो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा तो पर्सनल मानना है कि जो काम करना ही नहीं चाहिए
उसे सही तरीके से करने का भी कोई यूज़ नहीं है। जो काम होना ही नहीं चाहिए उसको किया ही क्यों गया, फिर सही क्या और गलत क्या, ज़्यादा हो गया। चलो और देखो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप में मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें अगला क्वेश्चन कहता है, बैंक अंकेक्षण के बारे में प्रावधान बैंकिंग नियमन अधिनियम डैश डैश में दिए गए हैं। एक बैंक ऑडिट होती है, ऑब्वियसली बात है, बैंकों की ऑडिट होती है। अब उसके रूल्स कहाँ दिए हुए हैं, तो उसके रूल दे रखे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब स्टैटिक जीके वाले तरह से क्वेश्चन है कि अब ये एक्ट है तो है, आपको नाम याद रखना है। इसमें मेरा एक पॉइंट था 1949, ये तो आ ही गया। अब जैसे ये इसका साइड का हिंट सुनिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए वो मॉडल पेपर से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जैसे आया, जस्ट अ मिनट आप पीछे एक बार मैं जाता हूँ वापस। वो क्वेश्चन ही आया और इसको याद कर लेंगे, सही चला जाएगा या याद कर लेंगे। मेरा थोड़ा ये मानना है कि अगर इसमें क्या टॉपिक आया, बैंक ऑडिट, तो अगर आपने बैंक ऑडिट को नहीं पढ़ा था तो आप बैंक ऑडिट के बारे में जाके वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। पूरा ना भी पढ़िए, घुस घुस के ना भी पढ़िए, तो वहाँ पे अगर अच्छी बुक होती है तो उसमें की हाईलाइट किए हुए होते हैं, तो आप वो कर लीजिए। यानी जो एक क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको उस पैराग्राफ का इशारा देता है जो आप नहीं करके आए हैं या नहीं देख के आए हैं, वहाँ जाना चाहिए। भले बार बार आप एमसीक्यू छोड़ के वहाँ जाइए या सारे टॉपिक लिख लीजिए। जैसे एमसीक्यू लगा रहे हैं तो आप टॉपिक लिखते जाइए, फिर शाम को आप उनको टॉपिक देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आए, उसके आजू बाजू से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये मानना पड़ेगा, कोई भी ज्योतिष नहीं है। भाई एग्जामिनर पेपर कैसे सेट करता होगा, वो एक पैराग्राफ पढ़ता होगा, उस पैराग्राफ में से जो उसको लाइन अच्छी सी लगती होगी
अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल जो उसको सेट करना है, उस हिसाब से वो लाइन उठाता होगा। तो आप इस क्वेश्चन के भरोसे आप क्या हुआ, आप किनारे पे पहुंच के भी रह गए। होप मैं आपको समझा पाया। बात यह है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो धारा 29 से लेकर 33 है, वो ऐसी कंपनियों के वार्षिक खातों और इनके अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान करती है। इसका मतलब है कि बैंक, ऐसी कंपनियों से मतलब बैंक ही है, कि बैंकों को अपना ऑडिट कैसे करवाना है। सेक्शन 29 से 33 में लिखा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर अंकेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन पहचानना है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें 3 कथन सत्य हैं, 3 ट्रू हैं और 1 फॉल्स है। अगेन क्वेश्चन क्या है, टैक्स ऑडिट। अब आप देखो, आप टैक्स ऑडिट देख के गए या नहीं गए। जब आप टाइप ऑफ ऑडिट वाला चैप्टर तैयार करके गए हो तो आपने टैक्स ऑडिट को देखा क्या। अब क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। टैक्स ऑडिट का मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ना संभव नहीं होता, लेकिन जो लोग टाइमली तैयारी कर लेते हैं या इन डेप्थ तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैंने जो बताया। कर अंकेक्षण का उद्देश्य कर अधिकारियों को संबंधित करदाता के आयकर निर्धारण हेतु सही आय को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे कोई सीए है ना, जब वो किसी फर्म की टैक्स ऑडिट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स ऑडिट बड़ी बड़ी फर्मों की होती है, जिनके बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं और करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है, यूँ समझ लीजिए, मोटे तौर पे करोड़ों समझ लीजिए, करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है, उनकी टैक्स ऑडिट करनी होती है। तो सीए जब टैक्स ऑडिट करता है तो उससे किसको हेल्प मिलेगा, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। उनको हर फर्म के पीछे जाके, क्योंकि भारत बड़ा हो रहा है, बहुत सारी फर्में हैं जिनके करोड़ों में टर्नओवर है, तो वो एक एक कहाँ से आईटी डिपार्टमेंट वाले एक एक को पकड़ेंगे, तो वो सीए साहब की रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। तो सीए साहब हैं और जो बंदा है उसे बोलते हैं क्लाइंट या असेसी, और एक है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनके टैक्स ऑडिट करने से आईटी ऑफिसर्स को मदद मिलती है। हाँ, ये कथन सत्य है। सेकंड है, कर अंकेशक द्वारा संबंधित करदाता के उन विशेष व्यवहारों को स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित करना है जिनका प्रभाव उसके कर दायित्व पर पड़ता है। ये काम भी करता है। मतलब मान लीजिए कि कुछ ट्रांजैक्शन दे दिए गए कि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेंगे तो आप इस बात को कोट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो आप उसको कोट करेंगे। अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति या शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप उसको कोट करेंगे। या आपने 1 साल में मान लीजिए 40 लाख से ज़्यादा विड्रॉ किया है तो आप उस बात को कोट करेंगे। तो सीए फिर इन सारी बातों को ध्यान रखता है। जो भी उसको विशेष व्यवहार रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है उनको वो रिपोर्ट करता है। उसके बाद प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति जो व्यवसाय चलाता है तथा गत वर्ष 22-23 में उसकी कुल प्राप्तियां या सकल आवर्त 25 लाख से ज़्यादा होती है, उसे अपने अभिलेखों का अंकेक्षण कराना होगा। अब कई बार होता है मैं जूम में आके, यानी एक फ्लो में चलते चलते सत्य सत्य सत्य, इसकी ऐसी रोक सभी सत्य नहीं होता। थोड़ा सा काबू। 50 लाख मुझे भी रखना है, आपको भी। 50 लाख रुपए लिमिट है कि मतलब इसमें ये है कि 2 तरह के यूँ समझ लीजिए सेगमेंट है। एक होता है बिजनेस वाला सेगमेंट, उसमें तरह तरह की लिमिट है, और एक है प्रोफेशनल वाला सेगमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है जो अपनी सेवाएं देता है, अगर वो 1 साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर करता है तो ही उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। 25 लाख पहले पुरानी लिमिट थी, काफ़ी पुरानी लिमिट थी। अभी 2-3 साल से तो 50 लाख की लिमिट चल रही है। तो 25 लाख नॉट आंसर, ये असत्य कथन है। तो बीच में इसने चिपका दिया छोटा सा। बहुत ध्यान रखना है ना, क्योंकि थोड़ा ध्यान रखना, बस कुल मिला के बात यही है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, कहता है लागत अंकेक्षण डैश डैश हेतु लाभदायक है। लागत अंकेक्षण यानी कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जनरली कौन कराती है, फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज भी कौन सी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ प्रोडक्शन हुआ करता है। फायदा क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, हाँ। कॉस्ट रिडक्शन, हाँ। सर ये दोनों एक नहीं है क्या, नहीं, ये दोनों एक नहीं है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, हाँ। हाँ भाई हाँ, इसका आंसर है हाँ भाई हाँ, ऑल ऑफ द अबव। अब लागत नियंत्रण क्या होता है, जैसे आपने सोचा कि मान लो मैं बिस्लेरी बॉटल बनाता हूँ और मेरा टारगेट है कि भाई मेरी कॉस्ट 8 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मान लो 20 रुपये वाला बॉटल मैं बेचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी लागत 8 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा ना आए। तो अगर उसके लिए जो मैं प्रयास करूँगा उसको तो बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और एक होता है लागत में कमी, कि 8 भी क्यों आनी चाहिए, अपन कुछ ऐसे करें, बोतल चेंज करें, लेबल चेंज करें, पानी की मात्रा में ऐसा करें वैसा करें ताकि लागत 7 रुपये में आ जाए। उसको बोलते हैं लागत में कमी। तो स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं उनको अचीव करने की कोशिश करना, कॉस्ट कंट्रोल, और अपने स्टैंडर्ड्स को और नीचे लाना, अपनी कॉस्ट में और कटिंग करते हुए उसको नीचे लाना, उसको बोलते हैं लागत में कमी। और कहीं ना कहीं ये मकसद तो होता ही है कि हम अपने साधनों का उचित उपयोग करें। आप जैसे बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, खास करके लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि अगर संस्था के पास
कम मटेरियल हो और उसे बहुत सारी चीज़ें बनानी हो, तो कौन सी चीज़ बनाने चाहिए और कौन सी नहीं बनानी चाहिए, पहले कौन सी बनाएं और कौन सी नहीं बनाएं, या लेबर अगर कम है और तो लेबर से हम क्या तो प्रोडक्शन करवाएं और क्या ना रुकवाएं, यानी हमने सीमित साधनों का सर्वोच्च उपयोग कैसे करें, तो ये सब भी कॉस्ट ऑडिट में आता है। तो कॉस्ट ऑडिट होने से आप अपनी कॉस्ट को कम कर पाते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल में रख पाते हैं और अपने साधनों का समुचित उपयोग कर पाते हैं। ये सब कॉस्ट ऑडिट के उद्देश्य हैं। तो सीए को जो आप पैसा देते हैं ना, वो आपका सारा पैसा वसूल करवा देता है। आप उसको शायद 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये, और डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द फर्म आप उसको 1,00,000, 2,00,000 रुपये देते हैं। वो फ़ायदा आपका उससे ज़्यादा ही कराता है। मैं सीए हूँ इसलिए सीए फर्टर्निटी के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये सही में फ़ायदा कराता है। उसके बाद है वैधानिक अंकेक्षण में आपसी समझौते द्वारा अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक ये सीए साहब है और एक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक ये कंपनी जिसका नाम है मान लीजिए ज़ारा लिमिटेड, एक कंपनी है नेम ज़ारा लिमिटेड, और अब ज़ारा लिमिटेड की स्टैट्यूटरी ऑडिट होना है, तो क्या ये लोग आपस में सेटिंग करके स्कोप को कम कर सकते हैं क्या? वो मतलब मान लीजिए कि 25 चीज़ें जांची जानी हैं, तो ये क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीए को कह सकता है कि 25 चीज़ों के चक्कर में या ज़्यादा डिटेल में काम करने की ज़रूरत नहीं है, सीए साहब आप तो ये 15 चीज़ें जांचो, अपनी फीस लो और चलते बनो। तो बोलेगा नहीं रूखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या ऐसा वो कह सकते हैं क्या कि 25 में से आप 15 चीज़ें ही कर लो? और क्या सीए साहब को अपनी फ़ीस के लालच में हाँ भर देनी चाहिए या उन्हें मना करना चाहिए? तो क्वेश्चन ये है, देखिए जहाँ तक एक प्राइवेट ऑडिट है ना, तो प्राइवेट ऑडिट में तो आपका पार्टी यानी क्लाइंट जो कहे वो भगवान है, जो कहे फीस दे रहा है ना, जितना काम बोले उतना करो, ज़्यादा होशियारी मत करो, ऐसा होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट में वो आपके स्कोप को कम नहीं कर सकता। अब कम नहीं कर सकता में क्या होता है, आपने फटाफट आंसर दिया बी, स्टैट्यूटरी ऑडिट के स्कोप को कम नहीं किया जा सकता। ये आंसर सही है, लेकिन अब आप डी ऑप्शन देखो, कम नहीं किया जा सकता किंतु अंकेक्षक के कर्तव्यों और दायित्वों को बढ़ाया जा सकता है, ये ज़्यादा सही है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू में ये चीज़ भी होती है, एक होता है सही और एक होता है ज़्यादा सही। तो अगर चुनना पड़े तो ज़्यादा सही को चुना करो। और कभी कभी है ना, आप ये भी देखते हैं कि जो 4 ऑप्शन आए ना, चारों ही बहुत सही ऑप्शन नहीं है, तो जो लीस्ट गलत है, जो मिनिमम गलत है या जो थोड़ा सही हो सकता है उसको चुनना चाहिए। और जब सही ऑप्शन और ज़्यादा सही ऑप्शन हो तो हमेशा जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो है। तो मैं अब इसका नियम बताता हूँ। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये 25 काम अगर होने हैं तो 15 के लिए नहीं कह सकता, सीए को भी 25 काम करने ही हैं। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत ईमानदार है या इन डेप्थ ऑडिट चाहता है तो वो ये भी कह सकता है कि सर आप ये 25 के अलावा ये 4-5 काम भी आप करोगे। तो यानी उसके ड्यूटीज़ को, यानी काम करोगे तो यानी ड्यूटीज़ हो गई, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है को बढ़ाया जरूर जा सकता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्कोप बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जूनियर अकाउंटेंट से ज़्यादा लेवल का था, बट कुछ ज़्यादा कम नहीं होता। क्वेश्चन जब छप जाता है ना तो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कोई फालतू क्वेश्चन भी एक बार छप जाएगा ना, हाय राम मेरे को देख के जाना चाहिए था, ऐसा फीलिंग आएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान करें। वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण के अंतर्गत केवल वित्तीय सूचना की जांच की जाती है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत सभी प्रबंधकीय कार्यों की जांच की जाती है। साउंड्स गुड, सुनने में सही लगता है। देखो, एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, एक होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट में केवल वित्तीय सूचना की जांच की जाती है क्योंकि है ही फाइनेंशियल ऑडिट। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट में मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, ओवरऑल देखा जाता है, आपका परचेज प्रोसीजर, सेल प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, सब कुछ देखा जाता है उसके अंदर, आपके गोल्स पूरे हुए या नहीं। उसके अंदर आपके सारे प्रबंधकीय कार्य कौन से, वही जो आपके होते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण होते हैं, वो सब की जांच की जाती है। तो ये बात सत्य है, ट्रू है। प्रबंध अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, ये बात भी सत्य है। किसी को लगता है कि मैनेजमेंट ऑडिट की सुबह से गुणगान कर रहे हो सर, तो मैनेजमेंट ऑडिट बहुत कंपलसरी होता होगा, नहीं, खर्चीला होता है, बहुत सारे लोगों को फालतू लगता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो फिर भी आपको करवाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मैनेजमेंट ऑडिट आज भी कंपलसरी नहीं है, कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। तो ये बात भी सच है कि प्रबंध अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। फिर एक है कि वैधानिक अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण बाह्य होता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण आवश्यकता अनुसार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से कराया जा सकता है। ये भी सही है। मतलब क्या कि जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होगी ना तो बाहर से किसी प्रोफेशनल को बुलाया जाएगा, वो भी कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जिसका आपके साथ साठगांठ ना हो, के लिए भी वो अपन कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल ऑडिटर बाहर का एक प्रोफेशनल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये बात सच है।
जबकि इंटरनल ऑडिट अगर आप मैनेजमेंट ऑडिट कराना चाहो तो बाहर के एक्सपर्ट से भी करा सकते हो। अगर आप इंटरनली कम खर्चे के लिए इंटरनल लेवल पे कराना चाहो तो वो भी करा सकते हो। तो ये एक तरह से क्वेश्चन किस तरह से बना है कि मैनेजमेंट ऑडिट वर्सेस फाइनेंशियल ऑडिट में क्या अंतर होते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है एक तरह से। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है, जो कथन हमने पढ़े वो सारे कथन बिल्कुल सत्य सत्य हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। ठीक है सर। तो हो गया है वीडियो ख़त्म। होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ लगा तो लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, मोर ओवर पढ़ाई कीजिए।